Hello friends, today we are going to start company audit class number 5 as a part of company law. So far we have completed section number 141, section number 144 and we yesterday started section number 139, out of which we have covered section number 139 6, 7 and 8. और 6, 7 और 8 सेक्शन जो है 139, 6, 7 और 8 इसमें फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी का लॉ कल की क्लास तक पढ़ा चुका हूं। अब हमारा बेटा बचता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का सेक्शन नंबर कौन सा है? जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो आज हम पढ़ेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉर्मल कंपनी, इसके सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का सेक्शन नंबर है 139(1). और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, इसके सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का सेक्शन है 139(5). ये वाला सेक्शन पढ़ने में काफी देर लगती है। इट विल टेक 25 to 30 minutes to learn this section and it will take hardly 5 minutes to learn subsequent auditor of government company. So today I am going to start सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉर्मल कंपनी, यानी मैं आपको अब सेक्शन नंबर 139(1) पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। एज आई ऑलवेज डेली से, जब मैं इधर पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ और नोट्स नहीं देखने हैं, कंसेप्ट इसी से देख के बनाना है, फिर नोट्स देखेंगे अपन। देखिए, थोड़ा बताने के पहले कहानी बतानी पड़ेगी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक बार फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा कि कभी भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर पहले अपॉइंट नहीं होता, पहले तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है। और फर्स्ट ऑडिटर, आप याद कीजिए, उसका टर्म कंक्लूड हुआ था, फर्स्ट ऑडिटर का टर्म कंक्लूड हुआ था फर्स्ट एजीएम में। फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन में फर्स्ट ऑडिटर का टर्म कंक्लूड हुआ था। इसका मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर का नंबर तो फर्स्ट ऑडिटर के बाद ही आएगा। इससे यह कंसेप्ट बनेगा कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट फर्स्ट एजीएम। सर क्या लॉजिक दिया आप ये लाइन लिखने का? मैंने लॉजिक दिया कि जो फर्स्ट ऑडिटर था वो तो कंपनी रजिस्टर होने के बाद ही अपॉइंट हो गया था, और वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करने वाला था? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। मतलब ऑडिटर की कुर्सी पे फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक बना हुआ था। इसका मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर का नंबर तो फर्स्ट एजीएम में ही आ पाएगा ना। तो फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है, और फिर उसके बाद उसका टेन्योर कहां तक चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। आइए अब मैं टेक्स्ट लिख के बता रहा हूं आपको जी। एट फर्स्ट एजीएम ऑफ कंपनी, at first AGM of company, at first AGM, every company shall appoint और reappoint वर्ड क्यों लिखा है पता है? क्योंकि अगर वही फर्स्ट ऑडिटर को आप अपॉइंट करवाना चाहते हैं दोबारा तो रीअपॉइंट वर्ड लागू होगा। सॉरी, अपॉइंटमेंट नहीं लिखना था मेरे को, रीअपॉइंट। एट फर्स्ट एजीएम एवरी कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट इट्स ऑडिटर। मन ही मन बोलने का हो रहा है कि इट्स सब्सिक्वेंट ऑडिटर। प्लीज फ्लो में मत बह जाना। कई बच्चे क्या फ्लो में बह जाते हैं, उनको लगता है फर्स्ट एजीएम में मतलब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होगा। नो, फर्स्ट एजीएम में तो फर्स्ट ऑडिटर उल्टा रिटायर हो रहा होता है, तो फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो एट फर्स्ट एजीएम एवरी कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट इट्स ऑडिटर। बात नंबर 2, such auditor shall hold office from conclusion of first AGM till conclusion of सरप्राइज हो जाएंगे आप,
कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम से इसका टेन्योर शुरू हो रहा है और टेन्योर खत्म कब हो रहा है? कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। इसका मतलब फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम के बीच के जो 5 साल है उसमें यही पर्सन कंपनी का ऑडिटर बना हुआ रहेगा। सच ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। यहां पे 1 मिनट रुकना चाहूंगा। ये कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम क्यों लिखा है? मतलब पहले ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है इस बेचारे को अपना कार्यकाल फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से क्यों शुरू करना पड़ रहा है? आंसर, क्योंकि जो प्रीवियस ऑडिटर था यानी फर्स्ट ऑडिटर, वो तो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक बैठने वाला है ना बेटा कुर्सी पे। वो तो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक बैठने वाला है ना कुर्सी पे। तो वो जब फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन में रिटायर होगा तभी तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन में अपॉइंट होगा, मतलब वहां से उसका टेन्योर शुरू होगा। ये छोटी सी टेक्निकल बात को ध्यान रखना। और उसके बाद वो कब तक ऑफिस होल्ड करने वाला है? टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। मतलब बीच में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजीएम, ये चारों एजीएम में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो बंदा फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हो गया है वो सिक्स्थ एजीएम तक अपना नॉर्मल टेन्योर एंजॉय करेगा। बीच में एजीएम्स में ऑडिटर के ऊपर कोई बातचीत नहीं चलेगी, ये सिक्स्थ एजीएम तक बना रहेगा। अब आप एक सवाल पूछिए कि सर सिक्स्थ एजीएम में क्या होगा? सिक्स्थ एजीएम में क्या होगा? आंसर, सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन पर इस बंदे को निकलना है, राइट? जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ था वो सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन पे निकलेगा। तो सिक्स्थ एजीएम में कोई नया ऑडिटर अपॉइंट होगा या यही रीअपॉइंट होगा, और जो सिक्स्थ एजीएम में अपॉइंट होगा उसका टेन्योर आप और 5 साल गिन लीजिए, तो वो तो 11th एजीएम तक जाना चाहिए। और फिर 11th एजीएम में ये होगा कि कोई और अपॉइंट होगा या वही रीअपॉइंट होगा, और वो 11th से लेके 5 साल और गिन लेंगे, 16th एजीएम में जाएगा। ऐसे कर करके चलेगा। पर लॉ तो ऐसे नहीं लिख नहीं सकता कि 6th, 11th, 16th, 21। नो, लॉ ने शॉर्ट में एक चीज क्या बोली पता है? जब 6th एजीएम होगी ना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 6th एजीएम होगी ना, तो जो पर्सन उस एजीएम में अपॉइंट होगा या रीअपॉइंट होगा, उस पर्सन को वो एजीएम फर्स्ट एजीएम के जैसी लगनी चाहिए, और वो पर्सन वहां से जो 6th एजीएम होगी वहां तक ऑफिस होल्ड करेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? 6th एजीएम, जो असली 6th एजीएम है, कंपनी की जो 6th एजीएम होगी, उसमें बेटा ये वाला ऑडिटर रिटायर होगा, राइट? अब जो मान लीजिए उस 6th एजीएम में कोई नया बंदा आके अपॉइंट हो रहा है, तो उसको दूसरी भाषा में कैसे समझाया गया है कि आप जो 6th एजीएम में अपॉइंट हुए हो ना, इसको आप अपने माइंड में फर्स्ट एजीएम मानो और ये लॉ को फिर फॉलो कर दो। मतलब अगर आप उस 6th एजीएम को फर्स्ट एजीएम मानोगे तो वहां से, उस फर्स्ट से अगले 5 साल कब होंगे? 6th खत्म, अगले 5 साल बाद होंगे। तो उसको बोला जाएगा एट 6th एजीएम, मतलब आफ्टर 6th एजीएम एवरी पर्सन, मतलब अनदर पर्सन विल बी अपॉइंटेड हु शैल होल्ड ऑफिस टिल 6th एजीएम फ्रॉम सच एजीएम। मतलब जिस एजीएम में वो पर्सन अपॉइंट होगा वहां से जो 6th पड़ेगी ना, उसमें वो रिटायर होगा। और एक बात सुनिए लास्ट टाइम, बस इरिटेट मत होना, जिस एजीएम में हम अपॉइंट हो रहे हैं वहां से 6th एजीएम, तो अपन जिसमें अपॉइंट हो रहे हैं ना वो तो फर्स्ट मानी जाएगी, वहां से 6th का जो गैप है वो 5 साल का होगा। इन अदर वर्ड्स, लास्ट टाइम सपोज किसी कंपनी की आज 22nd एजीएम है, 22nd एजीएम, और वहां पे कोई पर्सन सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो रहा है, तो उसको कैसे जवाब दिया जाएगा मालूम? उसको ऐसे नहीं बोलेंगे फ्रॉम 22nd एजीएम टू 27th एजीएम, ऐसे नहीं बोलेंगे। उसको ऐसे बोलते हैं घुमा के, यू विल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम फ्रॉम टुडे। मतलब 22nd एजीएम से जो 6th एजीएम पड़ेगी ना, वहां तक आपको ऑफिस होल्ड करना है। और वो इफेक्टिवली 22nd एजीएम को फर्स्ट एजीएम मान लेंगे, तो फिर वो इफेक्टिवली 27th एजीएम में जाके बात खत्म हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ही शैल होल्ड ऑफिस टिल फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम एंड देयर आफ्टर, ये सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन है, एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। ये लाइन का मतलब इतना गहरा है कि
आइंदा भी जब भी एजीएम में अपॉइंटमेंट होगा तो वहां से जो 6th एजीएम होगी वहां तक पर्सन ऑफिस होल्ड करेगा। चलो इतना पहले 1 मिनट समझा देता हूं आपको नोट्स में से, एकदम क्लास बहुत लेवल से शुरू हुई है, देखिएगा लैंग्वेज याद करने में तकलीफ ना जाए। कम टू पेज नंबर 51, 139(1) वी आर स्टार्टिंग सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139(1। यहां पे मैं पहले ही बोल देता हूं कि मैं आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ा रहा हूं, और वो भी नॉर्मल कंपनी का। चलिए सर फटाफट पढ़ते हैं। एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो हर कंपनी को अपनी पहली एजीएम में, मतलब जब फर्स्ट ऑडिटर टाटा बाय बाय कर रहा होगा, एवरी कंपनी एट फर्स्ट एजीएम शैल अपॉइंट एन ऑडिटर आइदर इंडिविजुअल और फर्म। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। यहां तक तो सबको अच्छा लगा, बट इसके बाद सबसे हैवी लाइन आने वाली है, फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। पर उसके बाद क्या होगा? एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम का मतलब इसके बाद, इस 6th एजीएम के बाद, ये जो असली वाली ये 6th एजीएम थी, इसके बाद जब भी एजीएम में कोई ऑडिटर अपॉइंट होंगे तो वो उस एजीएम से 6th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेंगे। इसके बाद अगर जब भी जिंदगी में कोई ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होगा तो वो उस एजीएम से 6th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। ये इतनी लंबी लाइन जो मैं बोला हिंदी में, वो ये रेड वाले पोर्शन का मीनिंग है। ओके, दैट्स ऑल। सो दिस इज 139(1) का फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग एल्स। अब मैं एक्स्ट्रा नोट्स ऑफ 139(1) पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। एक्स्ट्रा नोट्स ऑफ 139(1). पॉइंट नंबर 1, हु शैल मेक अपॉइंटमेंट? हु शैल मेक अपॉइंटमेंट? आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, शेयर होल्डर्स, या फिर मेंबर्स बोल सकते हैं, मेंबर्स। बिकॉज appointment is being done in AGM। कितना छोटा कॉमन सेंस का पॉइंट था कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा, एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा, कंपनी अपॉइंट कर रही है, मतलब मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं। पर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शैल मेक रिकमेंडेशन? हु शैल मेक रिकमेंडेशन मतलब ऑडिटर का प्रस्ताव कौन रखेगा? देखिए यहां पे ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इट्स लाइक, सपोज आपके पापा आपको कोई फोन लेके देना चाहते हैं, हाँ, तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपके पापा आपको बोले मार्केट जाओ, जो फोन अच्छा लगता है लेकर आओ, और मेरा कार्ड साथ में ले जाना, और जाके वहां पे स्वाइप करके पेमेंट कर देना। बेस्ट पापा, राइट? पापा नंबर 2, या आपके फ्रेंड के पापा। आपके फ्रेंड के पापा क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि तुमको मोबाइल चाहिए ना, आपके फ्रेंड को बोलते हैं उनके पापा, अब तुमको मोबाइल चाहिए ना, मैं मार्केट जाता हूं, एक मोबाइल लेकर आता हूं, और तुमको आके दिखा दूंगा मैं, तुमको अच्छी लगेगी तो रखना, नहीं अच्छी लगेगी तो मत रखना। ये पापा नंबर 2। अब जो आपके फर्स्ट वाला केस बताया, उसमें बेटा जाके खुद मोबाइल खरीद के लेकर आ गया, या बेटी जाके खुद मोबाइल खरीद के ला दी, तो वो दूसरों को क्या बताएगी, अपने फ्रेंड्स को, कि मैंने अपने पसंद का मोबाइल खरीदा, मेरे पापा ने मेरे को कार्ड दे दिया था, मैं मार्केट में जाकर लेकर आ गई। और दूसरा वाला केस आपको बता रहा हूं, ट्रिकी, उसमें पापा मार्केट से मोबाइल लेकर आते हैं और बेटे से आके अप्रूवल लेते हैं कि तुमको ये चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो। बेटा बोलता है पापा आप लाए हो तो कुछ सोच समझ के लाए होंगे, मैं मोबाइल रख लेता हूं। और ये जो दूसरा वाला बेटा है, ये भी अपने फ्रेंड्स को यही बोलेगा कि मोबाइल मैंने ही पसंद की है, मेरी पसंद की मैंने मोबाइल रखी है। बट थोड़ी तो बारीकी फर्क है बेटा, देखो थोड़ा फर्क आप दोनों में महसूस करोगे। पहले वाले केस में बहुत ज्यादा लिबर्टी थी, वहां जाके खुद मोबाइल खरीद के आ रहा था लड़का या लड़की,
और दूसरे में क्या हो रहा था, पापा मोबाइल लेकर आ रहे थे, हम उसमें उसी को या तो अप्रूव कर रहे थे या रिजेक्ट कर रहे थे। रिजेक्ट करते तो क्या होता, पापा दूसरा लेके आते, दूसरे को भी रिजेक्ट करते तो पापा तीसरा लेके आते, हम कभी नहीं जाते। पर दुनिया वाले यही बोलते जब भी मोबाइल आता कि हमने अपनी पसंद का मोबाइल लिया, राइट। वैसे ही यहां पे कंपनी के केस में ऑडिटर का साथ जो अपन पढ़ रहे हैं ना, हु शैल अपॉइंट ऑडिटर, तो आंसर कहने के लिए क्या है, शेयर होल्डर विल अपॉइंट ऑडिटर। बट इसका यह कतई मतलब नहीं है कि शेयर होल्डर खुद जाके ऑडिटर ढूंढ के लाएंगे और उसको प्रस्तावित करेंगे। रिकमेंडेशन कोई और देगा, शेयर होल्डर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, और शेयर होल्डर एक्सेप्ट करें तो यही माना जाएगा कि शेयर होल्डर ने ऑडिटर अपॉइंट किया। तो यहां पे ना वो जो पापा वाला एग्जांपल दे रहा था उसका केस 2 ऑपरेट करने वाला है कंपनीज में, लाइफ टाइम तक याद रखिएगा। हु शैल मेक रिकमेंडेशन, आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल मेक रिकमेंडेशन। Board of directors shall make recommendation, but if company is required to appoint या constitute, if company is required to constitute audit committee under section 177, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, आज ये थर्ड क्वेश्चन यही बताऊंगा कि कौन सी कंपनियों को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना पड़ता है। इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट और कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, देन सच ऑडिट कमेटी विल मेक रिकमेंडेशन। तो ये 2 पॉइंट आपको अभी मैंने बताया। मतलब 139(1) में जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो एजीएम में अपॉइंट हो रहा है, जो 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी समान कंपनी में ऑडिटर बना हुआ रहेगा 5 साल के लिए, उसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करेंगे एजीएम में, बट उसके रिकमेंडेशन को कौन लेकर आएगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और या तो ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी भी है तो फिर ऑडिट कमेटी का ये काम है। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। what does board of director or audit committee consider while choosing auditor या while selecting auditor? ये वही बात हो गई कि पापा हमारे लिए मोबाइल लेने जा रहे हैं जब, तो मार्केट में मोबाइल खरीदते समय वो क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं। वेरी इजी आंसर, फर्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर, कीवर्ड्स बता रहा हूं बस। जो भी ऑडिटर्स के साथ उन लोग मीटिंग करते हैं या सोचते हैं तो उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज देखते हैं। दूसरा, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स पास्ड अगेंस्ट प्रपोज्ड ऑडिटर बाय ICI और एनी बॉडी। इसका मतलब उस ऑडिटर जिसको ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग, कोई कार्यवाही चल रही है या उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ है गलत काम का, उसको भी पता लगाते की कोशिश करते हैं और वो उसको कंसिडर करते हैं। एक बात मैं यहीं क्लियर कर देता हूं, हम ये नहीं सीख रहे कि जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर या तो प्रोसीडिंग चल रही होगी या तो ICI का ऑर्डर पास हो गया होगा वो डिस्क्वालिफाइड है। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि अगर किसी CA के ऊपर ये सब होगा, अगर ये सब मंडरा रहा होगा, ये दोष होगा, तो BOD उसको कंसिडर करेंगे कि क्या चल रहा है, वो सीरियस है कि नहीं, और उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनको अपॉइंट करना है कि नहीं। हो सकता है कि अगर किसी ऑडिटर के ऊपर ऑर्डर पास हो रखा हो CA के ऊपर या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही हो, बट उसके बावजूद भी BOD को लगता है कि नहीं ये पर्सन सही है, इसको हम ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं कि वो लोग इस चीज का ध्यान देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा तो फिर वो लोग अपॉइंट नहीं करेंगे। और अगर उस ऑडिटर से, प्रपोज्ड ऑडिटर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उनको कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि आप और कौन कौन सी कंपनी की ऑडिट करते हो, हम जिस इंडस्ट्री में उसकी आप ऑडिट की हो क्या ऐसी कंपनियों की, तो एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑडिटर। तो ये प्रोसेस होता है बेटा उनका अपॉइंटमेंट का। तो ये 2 पॉइंट अभी फटाफट पढ़ा देता हूं आपको नोट्स में से, आइए मेरे साथ।
ये देखिए, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, ये शुरू हो रहा है। ये अपने आप में एक्स्ट्रा नोट है, बहुत हैवी है ये, एक एक करके पढ़ा रहा हूं। मेन चीज अपन पढ़ लिए। अब मैनर एंड प्रोसीजर क्या है देखिए। फर्स्ट पॉइंट, a company which is required to constitute audit committee under section 177, competent authority for recommendation लिखना, हाँ, competent authority for recommendation, audit committee recommend करेगी। और नीचे a company which is not required to constitute audit committee under section 177, तो competent authority for recommendation is board। ये सब एग्जाम के लिए याद मत करो, ये सब रीड ऑनली है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। अब एक और बात इसी के साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा था, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो जो बोर्ड ऑडिट कमिटी उनको क्या करना है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म प्रपोज टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। बस इतना ही अंडरलाइन करना, बस इतना ही अंडरलाइन करना, और मत करो अंडरलाइन, काफी है ये पहला चीज वो लोग कंसिडर करते हैं। बेटा प्लीज बियर विथ मी, ये नोट्स में ना थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है मेरे से। ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे है ना, तो सेकंड पॉइंट जो है ना वो इस बॉक्स में आनी चाहिए, ये वाले बॉक्स में। तो ये जो बीच में इतना सारा लिखा हुआ है ना, एक अलग टॉपिक है, ये बॉक्स यहां पे पेस्ट होना चाहिए था, ये हुआ नहीं है, पर आपकी बुक में भी ऐसे आया है, तभी मैं इसको चेंज नहीं करके लाया, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता। तो इसमें ना मैं एक एरो बना देता हूं, आप भी बना लीजिएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। इसमें ना ये जो फर्स्ट ऐसा है ना, तो इसके बाद आपको ऐसे एक एरो बना देना है कि सेकंड यहां पढ़ रहे हैं हम लोग। इट शैल हैव रिगार्ड टू मतलब वही, इट शैल कंसिडर एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द ICAI और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कोर्ट। मतलब उस प्रपोज्ड ऑडिटर के अगेंस्ट में कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग या फिर कोई ऑर्डर पास्ड होगा, तो उसको उनको कंसिडर करना है, उसके कारण रिजेक्ट कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। और थर्ड पॉइंट, इट मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट। अब भाइयों इरिटेट मत होना, जितना पढ़ाया हूं ना अभी तक, 1 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। 139(1), एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट AGM अपॉइंट एन ऑडिटर, कॉमा either individual or partnership firm, full stop. Second point, such auditor shall hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM. इसके बाद मेरी favorite line, and thereafter till conclusion of every sixth AGM. इसके बाद extra notes में who shall make recommendation, तो board shall make recommendation, but in case the company is required to constitute audit committee, then audit committee shall make the recommendation. Second, इसके बाद का पॉइंट, what is the responsibility of that competent authority? 3 responsibility. They will consider the experience and the qualification of the proposed auditor. They will take into account the pending proceedings or orders passed by ICAI or any competent authority. And third, they can call for any other information from the proposed auditor. अब दोस्तों मैं एक चीज आपको पढ़ाता हूं, नया पॉइंट। Which companies are required to appoint audit committee? Which companies are required to appoint audit committee? ये सेक्शन 177 से पढ़ा रहा हूं, अपने नोट्स में बीच में है, MCQ वगैरह में आता है। तो 3 क्राइटेरिया है, एक पेड अप कैपिटल, एक टर्नओवर और एक बोरोइंग्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब में पढ़ाने से पहले एक चीज बता देता हूं, ये सारी की सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के बारे में मैं बोल रहा हूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के बारे में। 3 क्राइटेरिया है। पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर अगर 100 करोड़ और मोर है, और बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये तीनों में से एक भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो गई, सब में और लगा दिया है मैंने, सब में मैंने और लगा दिया है, तो तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर भाइयों ये लॉ लागू हो जाएगा। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और एक गोल्डन अनाउंसमेंट, यहां पर गोल्डन अनाउंसमेंट यहां पे लिख देता हूं मैं पेन का कलर चेंज करके, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी मैंडेटरी, मतलब उनको तो हर हाल में ऑडिट कमेटी बनाना है, और प्राइवेट कंपनी नेवर, नेवर रिक्वायर्ड। ये अपने मन से बोल रहा हूं मैं। क्यों 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 ऐसे समझाया? क्योंकि आप अगर 177 सेक्शन पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले लिखा है फॉलोइंग कंपनी शेल अपॉइंट ऑडिट कमिटी, लिस्टेड कंपनी फुल स्टॉप, मतलब नो इफ नो बट, लिस्टेड कंपनी के साथ फुल स्टॉप। और लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी ही होती है। और उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इफ और बट है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब ऑडिटर अपॉइंट कर, मतलब ऑडिट कमेटी बनानी है। फिगर्स याद कीजिएगा, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा 50 करोड़ और मोर। और ये सारे फिगर एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखे जाते हैं। लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखे जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नोट्स में से देखते हैं। ये बीच में बेटा आ रहा है ये पॉइंट, तो इसको एक सेपरेट कंसेप्ट मानेंगे प्लीज, सेपरेट कंसेप्ट। सेक्शन 177, इसका इस चैप्टर से कोई लेने देना नहीं। कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, आंसर the board of director of every listed company and following class of companies shall constitute audit committee। एक और चीज सीखने को मिली कि ऑडिट कमिटी में कौन होगा कौन नहीं, इसका फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही लोग निकल के ऑडिट कमिटी में जाते हैं, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब उसमें तो कोई इफ और बट ही नहीं है, उनको तो अपॉइंट करना ही है। एंड फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, तो ऑल पब्लिक कंपनीज with paid up capital of 10 crore or more, or public companies having turnover of 100 crore or more, all public companies having in aggregate, wow, आपका डाउट अपने आप सॉल्व हो जाएगा, in aggregate outstanding loan or borrowing or debenture or deposit of 50 crore or more। तो आप ये डाउट पूछिए और मैं तुरंत जवाब दे दूंगा कि ये चारों जो चीजें, लोन, बोरोइंग, डिबेंचर, डिपॉजिट, अगर ये सब फिगर्स जोड़ जोड़ के भी 50 करोड़ के ऊपर चले गए तो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इन सब में ना एक और वर्ड डालना पड़ेगा, और वर्ड डला नहीं हुआ है, क्योंकि तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। सो दिस वाज आवर न्यू क्वेश्चन फॉर द डे। अब नई चीज पढ़ाने का समय आता है। इधर देखिए मेरे साथ, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो कंपनियों को दो भागों में बांट देते हैं बेटा। पहले अपन नो ऑडिट कमेटी, ये सबसे इजी, नो ऑडिट कमेटी। ऐसी कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि जिसके पास ऑडिट कमेटी नहीं है। तो मैं बताऊं ये कैसी कंपनी होगी। पहली बात तो ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी होगी नहीं, नंबर वन। और दूसरी बात, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो वो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, या फिर ये प्राइवेट कंपनी होगी। तो जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, जैसे हमारा एक्सेल है, हमारा एक्सेल प्राइवेट कंपनी है, तो नो ऑडिट कमेटी वाला केस होगा। इसमें दो पॉइंट का बस खत्म प्रोसेस, दो पॉइंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall recommend an auditor, shall recommend auditor at AGM, board of director shall recommend auditor at AGM। फिर member may pass resolution to appoint auditor। खेल खत्म भाइयों, कितना इजी है।
जबकि अगर कोई कंपनी में ऑडिट कमिटी होती तो क्या होता, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। इसमें क्या होता, पहला पॉइंट, ऑडिट कमिटी विल मेक रिकमेंडेशन टू बीओडी। अब हे भगवान, हे भगवान, काश बीओडी को ये रिकमेंडेशन अच्छी लग जाए, हे भगवान, बीओडी अग्री हो जाए इस रिकमेंडेशन से, काश ऐसा हो जाए। इफ बीओडी अग्री विथ रिकमेंडेशन तो खत्म आंसर। बीओडी विल मेक सेम रिकमेंडेशन टू मेंबर्स एट एजीएम फॉर अप्रूवल। काश ऐसा होता तो बात ही खत्म हो जाती। और मैं बार बार बोल रहा हूं, भगवान करे बीओडी अग्री हो जाए। तो अब मैं क्या बताऊंगा जिसका हमको डर है, इफ बीओडी डोंट अग्री विथ रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। अब ये युद्ध चालू होने वाला है भाई, वो तैयार हो जाइए। युद्ध पढ़ाने से पहले 1 मिनट, जो युद्ध नहीं है वो बता देता हूं, बहुत इजी, थोड़ा डिजाइनिंग कर लेता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो इजी केस है, इजी, उसको मैं अलग से बता देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं 1 मिनट पेन का। इजी केस के लिए येलो कलर, ठीक है, ये देखिए, ये इजी केस, और ये भी जो मैं बताया ना, ये यहां तक, ये भी इजी केस। तो येलो से एक डिजाइन कवर कर लेता हूं, ये सब इतना पूरा इजी केस था, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं। और ये पूरे डायग्राम में आपको पक्का दे दूंगा, क्लास खत्म होने दीजिए, टेलीग्राम में पूरी इमेज आ जाएगी आपके पास। हाँ जी, तो बात चल रही थी व्हाट इज इजी केस। आंसर, 2 आंसर। भगवान करे सर ऑडिट कमेटी हो ही नहीं, ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो बोर्ड रिकमेंडेशन देगा, और बोर्ड का रिकमेंडेशन शेयर होल्डर को मिल जाएगा, और फिर शेयर होल्डर अपॉइंट करे नहीं करे उनकी बात। और सर अगर ऑडिट कमेटी है भी ना तो हम ज्यादा डरते नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी और बोर्ड में दोस्ती हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करेगी और बोर्ड उस रिकमेंडेशन से अग्री हो जाएगी, फिर उसके बाद तो सेम, बोर्ड वही रिकमेंडेशन मेंबर को एजीएम में दे दे, बस उसके बाद फिर मेंबर के हाथ में। बट अब आएगा टेक्निकल लड़ाई वाला पॉइंट। इफ बोर्ड डोंट अग्री, नहीं नहीं, पेन का कलर चेंज करो सर, येलो मत रखो सर, येलो तो इजी वाला था। इफ बोर्ड, लाल कर देता हूं, खूनी लाल बिल्कुल। इफ बोर्ड डोंट अग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, तो क्या होगा? पहली बात, ये ऑडिट कमिटी ने लाया होगा रिकमेंडेशन कि देखो देखो, हमने ये वाला ऑडिटर चुना है, ये वाला ऑडिटर चुना है। ये बोर्ड, ये ऑडिट कमिटी बोर्ड को दे रहा है, ये बोर्ड लिया, बोर्ड ने बोला ये ऑडिटर हमको नहीं चाहिए, तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड, एक इंग्लिश में वर्ड बोलूंगा, बोर्ड ऑडिट कमिटी को ये रिकमेंडेशन रिफर बैक कर देगा। ये जो रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न, इसको इंग्लिश में बोला जा रहा है यहां पे रिफर बैक। रिफर बैक फॉर रिकंसिडरेशन। रिफर बैक फॉर रिकंसिडरेशन मतलब ये रखिए और कोई दूसरा आदमी को लेके आइए, ऐसे। तो बोर्ड विल रिफर बैक द रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन। इसको बोलेगा बोर्ड ऑडिट कमेटी को, ये अपनी रिकमेंडेशन वापस रखिए और दोबारा विचार कीजिए। दोबारा रिकंसिडरेशन मतलब दोबारा विचार कीजिए। अब क्या झगड़ा होगा, देखो बेटा, इधर देखो, आखिरी बार झगड़ा, 2 बार, और इसमें से अपने को एक ही पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ने हैं, सही बता रहा हूं, एक ही पढ़ना है। बोर्ड ने ऑडिट कमेटी को बोला जाओ अपने रिकमेंडेशन को रिकंसिडर करो, सीधा एक ही बता रहा हूं डायरेक्ट। ये जो ऑडिट कमेटी है ना, ऑडिट कमेटी, ये बहुत खड़ूस है, ऐसे मन बना लीजिए, बहुत खड़ूस है। जैसे ही बोर्ड ने ये बोला होगा ना कि हमको आपकी रिकमेंडेशन अच्छी नहीं लगी, जाओ दूसरा सोचो, तो ऑडिट कमेटी तो अड़ जाएगी, पक्का ये ऑडिटर बहुत अच्छा है तभी बोर्ड को अच्छा नहीं लग रहा है, पक्का ये ऑडिटर बहुत अच्छा है तभी बोर्ड को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो अड़ जाके बोर्ड को क्या बोलेगी? वी रिफ्यूज टू रिकंसिडर, कि हम इसको रिकंसिडर नहीं करेंगे, अब तो हमको यही ऑडिटर चाहिए। ये मजे की बात है। आप ऐसा, ये 2 केस मत मानिए, हमारे नोट्स में एक ही है, स्टडीमेट में भी एक ही है, तो मैं आपको एक ही पढ़ा रहा हूं, राइट? और अगर कुछ और हुआ तो मैं उसको पढ़ाने के बाद बता दूंगा। तो इसमें क्या लिखा रहा हूं? इफ ऑडिट कमिटी refuses to reconsider, if audit committee refuses to reconsider, if audit committee refuses to reconsider,
अब भाइयों बात बढ़ गई है, गर्मा गर्म हो गई है बात। ऑडिट कमेटी बोली बोर्ड को हम नहीं करने वाले रिकंसिडर, हमको तो यही ऑडिटर चाहिए। तो आपको क्या लगता है बोर्ड ऐसे कोल्ड ब्लडेड है बिल्कुल कि हॉट ब्लडेड है? बोर्ड भी तो हो सकता है गुस्सा दिखाए। बोर्ड दो में से एक बात हो सकती है, या तो बोर्ड अगर कोल्ड ब्लडेड होगा बिल्कुल, तो बोर्ड बोलेगा अच्छा तुम इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है, फिर इसी को अपॉइंट, पहले हमको पसंद नहीं था पर अब इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है इसी को अपॉइंट कर देते हैं। भगवान करे ऐसा हो जाए, बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। बट अगर बोर्ड को गुस्सा आ गया, बोर्ड बोले अच्छा तुम अड़ गए हो ना कि यही ऑडिटर चाहिए, तो हम भी अड़ गए कि ये नहीं चाहिए, फिर क्या होगा? एक आखिरी स्टेप बस बता दूंगा, अभी सस्पेंस बरकरार रखते हैं, पहले ना दोस्ती वाली बात करते हैं। इफ ऑडिट कमिटी रिफ्यूजेस टू रिकंसिडर, तो दो बातें होगी, बोर्ड अग्रीज विथ रिकमेंडेशन। मतलब पहले बोर्ड नहीं मान रहा था, पहले भूलना मत, बोर्ड पहले तो रिफर बैक कर चुका है, बट ऑडिट कमेटी के रिफ्यूज करने के बाद बोर्ड अब मजबूरन अग्री कर दिया रिकमेंडेशन से। अगर बोर्ड अग्री कर दिया तो क्या होना चाहिए आप ही बताइए? तो बेटा बोर्ड तो फिर उसको, बोर्ड विल रिकमेंड टू ऑडिट टू एजीएम, बोर्ड विल रिकमेंड टू मेंबर, बोर्ड विल रिकमेंड टू मेंबर एट एजीएम। बट आखिरी, बस आखिरी दृश्य, बोर्ड स्टिल रिफ्यूजेस। अगर बोर्ड अभी भी ऑडिट कमिटी के रिफ्यूज करने के बाद बोर्ड अभी भी उस रिकमेंडेशन पे अड़ा हुआ है कि हमको वो नहीं चाहिए, तब क्या होगा? अब भाइयों एक ना एक को तो जिताना पड़ेगा। देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, जब लड़ाई तस से एकदम लड़ाई हो जाती है तो एक तो जीतता है एक हारता है। आपका दिल क्या बोल रहा है, ऑडिट कमेटी जीतेगी कि बोर्ड? चलो 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 सब सोचो, ऑडिट कमेटी जीतेगी कि बोर्ड? दोनों को, ये वही बात हो गई कि फादर और सन की लड़ाई हो रही है, तो किसको जिताना चाहिए बेटा एथिकली आप बताओ? फादर और सन में सन को जिता दोगे तो बेटा फादर सीनियर है, बुरा नहीं मान जाएंगे, इसीलिए फादर को जिताया जाएगा। आपको फादर सन का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ऑडिट कमेटी इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड, रिमेंबर और नॉट? यस। तो इसीलिए बोर्ड अगर स्टिल रिफ्यूज करेगा ना, तो उस केस में ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन इग्नोर कर दी जाएगी। बोर्ड विल मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन, बोर्ड विल मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होता है, बोर्ड विल मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन टू मेंबर एट एजीएम। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत अन्याय हुआ, बोर्ड ने ऑडिट कमेटी को हरा दिया, ऑडिट कमेटी ज्यादा ईमानदार थी, सर आप बोर्ड को क्यों जिताया, तुमको अच्छी नहीं लग रही है बात? तो कंपनी लॉ को भी ये बात अच्छी नहीं लगी है, तो एक बढ़िया चीज कंपनी लॉ ने आगे लिख दी है, उसके बाद आपको मन में बहुत ठंडक पहुंचेगी। मालूम, ब्लैक पेन से लिखता हूं, सुनो, जब एजीएम में बोर्ड अपनी ओन रिकमेंडेशन लेके जाएंगे ना, तो वहां पे जो मेंबर्स बैठे होंगे वो लोग बोलेंगे अरे 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 आप लोग अपना रिकमेंडेशन क्यों दे रहे हो, हम तो लिस्टेड कंपनी, हमारे तो ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए, तुम क्यों अपना रिकमेंडेशन लेके आए हो? उनको तो पता चल जाएगा ना कि लॉ का जो हमारी कंपनी में तो ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन आना चाहिए, तुम क्यों दे रहे हो? इसीलिए जब बोर्ड अपना रिकमेंडेशन देगा ना, तो साथ में बोर्ड को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ not accepting audit committee recommendation, audit committee recommendation। मतलब बोर्ड को, शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि हमारा ऑडिटर ये है, हम इसको प्रपोज करना चाहते हैं, और हम ऑडिट कमिटी का जो रिकमेंडेशन था ना वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। ये लाइन लिखने से ना भाइयों बहुत बढ़िया किया कंपनी लॉ, दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड अगर सच्चा होगा ना, देखो अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन में सच में खोट होगी, मान लेते हैं ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन में सच में खोट होगी, बेकार ऑडिटर उन लोग लाने की बात कर रहे होंगे, तो बोर्ड बिल्कुल ये वाला सेक्शन को यूज करके बिल्कुल हक से दूसरे ऑडिटर को रिकमेंड करेगा। बट भाइयों अगर ऑडिट कमेटी का ऑडिटर, ऑडिट कमेटी का प्रपोज्ड ऑडिटर बहुत बढ़िया था, बहुत स्किलफुल था, और बोर्ड को अगर डर लग रहा है कि ये इतना ईमानदार ऑडिटर आ जाएगा तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो भाइयों ये वाला पॉइंट उनको इन्वोक करने में बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि उनके पास अच्छा रीजन नहीं रहेगा ना। तो कुल मिला के शॉर्ट में जब आप सामने वाले को बोल देते हो ना कि रीजन भी बताना पड़ेगा, तो फिर वो अपने आप ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा कल होमवर्क करके आना, और अगर आप नहीं कर पाओ तो एक अच्छा रीजन जरूर बताना, सच वाला रीजन कि क्यों नहीं कर पाए।
तो आप ना थोड़ा सा तो डगमगा जाओगे, थोड़ा ईमानदार हो जाओगे, क्योंकि आपके पास अच्छा रीजन होगा तो आप नहीं करोगे, और अच्छा रीजन नहीं होगा तो आपको मजबूरन होमवर्क करके आना पड़ेगा. इट्स लाइक दैट. आई होप आपको ये डायग्राम अभी तक समझ में आया हो. मैं 1 मिनट में रिवाइज कराता हूं. दोस्तों, अब ये लॉ अपन एक बार नोट्स से देखते हैं, उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे. ये देखिए, ये प्रोसेस है अपॉइंट होने का. जो इजी केसेस थे ना, मैं कब से कह रहा था कि जो इजी केस है जिसको मैंने येलो मार्क किया था, वो आपको पहले बता रहा हूं. देखिए, अ कंपनी, या यहां से शुरू कर रहा हूं. हाँ, अ कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, ये सबसे बढ़िया केस है. तो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो बोर्ड होती है, हम जानते हैं, रिकमेंड करने के लिए. द बोर्ड शैल कंसिडर एंड रिकमेंड द इंडिविजुअल और द फर्म टू द मेंबर्स इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट. तो जो कंपनियों में ऑडिट कमेटी नहीं होती, उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को रिकमेंड करते हैं मेंबर्स को एजीएम में. अब द कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, इसमें क्या होगा, पहले ऑडिट कमेटी अपना रिकमेंडेशन बोर्ड को देगी. तो ऑडिट कमेटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है. द कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द फर्म टू द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन. तो ये वाला केस येलो केस है, आपको याद होगा. और इसमें क्या होता है कि दो केस हो सकते हैं. भगवान करे बोर्ड अगर इनकी रिकमेंडेशन मान जाए तो फिर सीधा जनरल मीटिंग में चले जाएगी बात. तो ये वाला वो पॉइंट है, येलो वाला एक और पॉइंट. इफ द बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, then it shall further recommend the appointment of an individual of the firm as auditor to members in AGM. अब भाइयों, येलो वाले केस खत्म हो गए, अब झगड़े वाला केस चालू होगा. इफ द बोर्ड डिसअग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, याद करो, जब बोर्ड डिसअग्री करता था तो क्या करता था, बोर्ड उस रिकमेंडेशन को रेफर बैक कर देता था. देन द बोर्ड शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन. बस इतना अंडरलाइन करेंगे. अब इसके बाद क्या होगा, मैं क्या बोला था, ऑडिट कमेटी जो है वो बड़ी गुस्से वाली है, वो कोई रिकंसिडर करने वाली नहीं है, वो तो रिफ्यूज कर देती है रिकंसिडर के लिए. और उसके बाद दो चीजें हो सकती है, तो बोर्ड मान जाए या तो ना माने. वेट, देखिए आगे लॉ, सॉरी, ये देखिए. अब इफ द ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, हमारी बुक में कवर ही वो किया गया है कि ऑडिट कमेटी एकदम खड़ूस है, वो अपनी रिकमेंडेशन को रिकंसिडर नहीं करती. देन अब ये जो आंसर अभी मैं आगे पढ़ने वाला हूं ना, इसमें यह अजम्पशन है कि बोर्ड भी गुस्से में. प्लीज, ऑडिट कम्युनिटी ने रिफ्यूज किया और बोर्ड भी गुस्से में. वो वाला जो आखिरी केस था वो पढ़ा रहा हूं. द बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर इन एजीएम. ये एकदम गुस्से वाला पॉइंट. पर आप बोलोगे सर अब वो पॉइंट तो रह गया कि बोर्ड अगर अग्री हो जाए तो, वो आगे लिखा है, देखिए ये इफ द बोर्ड अग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, देन इट शैल प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय मेंबर्स इन एजीएम. राइट सर? तो ये पूरा डायग्राम जस्टिफाई हो जाता है. अब आपका एक डाउट कि सर अगर बोर्ड ने जब पहली बार रिकमेंडेशन को रेफर बैक कर दिया था, उस समय ऑडिट कमेटी रिफ्यूज नहीं करती तो क्या होता? तो उसमें यह होता, ऑडिट कमेटी कोई दूसरा नाम रिकमेंड करती, वही प्रोसेस फिर से हो जाता, फिर बोर्ड या तो उसको भी रिफ्यूज करता या एक्सेप्ट करता, ऐसे चलती रहती बात. तो ये हमारा अब थर्ड क्वेश्चन चालू हुआ बेटा. आगे पढ़ाता हूं, 1 मिनट रुकना. अब मेरे दोस्तों, जो इसके बाद का पॉइंट है ना आपकी बुक में, इसको क्रॉस कर दीजिएगा. ये 2 पैराग्राफ जो है इसके बाजू में कमेंट लिख दीजिएगा, रिमूव्ड फ्रॉम स्टडी मटेरियल. अब इंस्टीट्यूट इसको लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में हटा चुकी है, तो ये नहीं पढ़ना है अपने को. अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं प्रोसेस का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अलग से लिख के बता रहा हूं आपको. पहले यहां देखिएगा, वी विल डू इट क्विकली. ये टॉपिक है कि बिफोर अपॉइंटमेंट one formality is done.
और ये फॉर्मेलिटी क्या है वो बता रहा हूं. ऑडिटर हैज टू गिव कंसेंट इन राइटिंग फॉर अपॉइंटमेंट. मतलब ऑडिटर लिखित देता है कि वो अपॉइंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है. और मेरे दोस्तों, ऑडिटर को साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है. ऑडिटर हैज टू गिव अ सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग दैट. अब उसको कुछ चीजें कसम खा के बतानी पड़ती है. पहला, ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट. ही या फर्म इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट and not disqualified अंडर कंपनीज एक्ट. मतलब यही वाला जो अपन पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट और सीए एक्ट, दोनों में वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है. ये कसम खा के वो कहता है. नंबर 2, उसको एक और कसम खानी है. अपॉइंटमेंट इफ मेड विल बी विद इन सीलिंग लिमिट. ये सीलिंग लिमिट क्या होती है? वो जो अपन 20 एक ऑडिटर ऑडिट कर सकता है, जो लॉ पढ़े है ना, उसी को सीलिंग लिमिट बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट. तो ऑडिटर इधर कंपनी को बोल रहा है कि आप मुझे अपॉइंट बिंदास कर लीजिए, आपको जोड़ के बिना मैं अपनी सीलिंग लिमिट से आगे नहीं जाने वाला. थर्ड पॉइंट अक्सर कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में बता रहा हूं. प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट विल बी एज पर टर्म गिवन इन कंपनीज एक्ट. इसका मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको. इसमें ऑडिटर ये कह के बोल रहा है कंपनी को कि आप जो मेरे को अपॉइंट कर रहे हो ना, वो उतने टेन्योर के लिए अपॉइंट कर रहे हो जो कंपनीज एक्ट में लिखा है. जैसे एग्जांपल, अगर आप मुझे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो मैं फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करूंगा. अगर आप मुझे कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने वाला ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करूंगा. और अगर आप मुझे एजीएम में एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो फिर मैं वहां से 6th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करूंगा. तो यहां पे टर्म का जो मतलब है ना, वो टेन्योर है. मेरे हिसाब से वो टर्म का मतलब टेन्योर है. और डी पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. इसको पहले लिख देता हूं और आपको नहीं, पहले समझाता हूं फिर लिखता हूं. देखिए दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो ऑडिटर जमा करता है, जिसमें 1 2 3 4 बातें वो लिख के दे रहा है. ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, 4 बातें सर्टिफिकेट में लिखी हुई. ये जो सर्टिफिकेट होता है ना मेरे दोस्तों, डायग्राम बना रहा हूं, इस सर्टिफिकेट के साथ साथ ना एक लिस्ट देनी पड़ती है. लिस्ट एक अलग डॉक्यूमेंट होती है, वो लिस्ट देनी पड़ती है. वो लिस्ट क्या होती है? वो होती है लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑडिटर. और उसमें भी लिख रहा हूं इफ एनी का मतलब क्या, कि अगर हमारे ऊपर कार्रवाई चल रही है तो. मान लीजिए अब मैं एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जिसके ऊपर बकायदा आईसीआई की कोई प्रोसीडिंग या कोई ऑर्डर पास होके रखा हुआ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, मान लीजिए. तो मैं जब किसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने वाला हूंगा ना, तो मुझे सर्टिफिकेट के साथ साथ, मान लीजिए ये सर्टिफिकेट है, तो मेरे को सर्टिफिकेट के साथ साथ एक लिस्ट बना के देनी पड़ेगी. सर्टिफिकेट के साथ साथ एक लिस्ट बना के देनी पड़ेगी. ये लिस्ट में क्या लिखा रहेगा मैं बता रहा हूं, कि मेरे ऊपर कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स या ऑर्डर्स या तो पास हो चुके हैं या तो पेंडिंग है, उस लिस्ट को मेरे को इसमें देना पड़ेगा. ये सेकंड पेपर लिस्ट का है. अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं. मेरे को सर्टिफिकेट में, ये जो पहला कागज है सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट पकड़ लेता हूं मैं. ये सर्टिफिकेट में ना लास्ट में ये लिख के बताना है कि जो जो मैंने डिटेल्स लिस्ट में दी है, जो जो डिटेल्स मैंने लिस्ट में दी है, वो बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है. मतलब सर्टिफिकेट में लिखना है कि हमने जो साथ में लिस्ट लगाई है उसकी डिटेल्स ट्रू एंड करेक्ट है. तो डी पॉइंट, द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डर्स
अगेंस्ट ऑडिटर इज ट्रू एंड करेक्ट। बस। तो भाइयों एक बार ओरल बात कर लेते हैं। जब ऑडिटर अपॉइंट होने वाला होता है तो उसके पहले एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, एक कागज में कंसेंट देना पड़ता है कि हम ऑडिटर बनने के लिए तैयार है, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर 1। उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसमें 4 बातें लिखनी पड़ती है। 4 बातें क्या है? उसमें पहले हम बोलेंगे कि हम एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, इनएलिजिबल नहीं है। दूसरा हम बोलेंगे कि अगर हमको अपॉइंट कर भी दिया जाएगा ना तो हम टर्म के अंदर ही रहेंगे, और तीसरा मतलब वो लिमिट के अंदर रहेंगे, और तीसरा जो अपॉइंटमेंट है वो एज पर द टर्म गिवन इन कंपनीज एक्ट रहेगा, मतलब टेन्योर एज पर कंपनीज एक्ट रहेगा। और चौथा जो हमने लिस्ट दी है प्रोसीडिंग्स की वो ट्रू एंड करेक्ट है। बस। अब आइए नोट से देखेंगे। आइए दोस्तों नोट्स में से देखेंगे। ये देखिए, बिफोर अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट, ये नंबर 1, एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर। बस जितना अंडरलाइन किया वो देखिएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट में क्या लिखना है? द ऑडिटर अपॉइंटेड शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट दैट द individual or the firm is eligible for appointment and is not disqualified for appointment under the act or CA act। the act का मतलब कंपनीज एक्ट, ये नंबर 1। नंबर 2, the proposed appointment is as per the term provided under the companies act। term का मतलब tenure। तीसरा, the proposed appointment is within the limit laid down by authority of the act। लिमिट मतलब वही सीलिंग लिमिट। और ये 4th वाला ध्यान दीजिएगा, जो बोलूंगा उतना अंडरलाइन करना। द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर एज डिस्क्लोज्ड इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। मतलब हम लोग सर्टिफिकेट में जो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दिए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये 7th पॉइंट देखिए, the certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided under section 141। तो ये पॉइंट मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि वो ऊपर में कवर हो जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का एमसीक्यू, जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है ना तो कंपनी को भी एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। सुन लीजिए, जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है तो कंपनी को भी एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद 15 डेज के अंदर कंपनी को आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करना होता है। उस फॉर्म को बोलते हैं ADT1 फॉर्म, ADT1 ऑडिटर 1। टोटल इस चैप्टर में मैं आपको 4 ADT फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, ADT1, ADT2, ADT3 और ADT4। पहला आज शुरू करते हैं पढ़ना। जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो कंपनी अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर आरओसी के पास ये फॉर्म फाइल करती है। सो द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस इन फॉर्म ADT1 of such appointment with registrar within 15 days of the meeting in which the auditor has been appointed। That's all। तो यहां पर हमारे ये 8 पॉइंट खत्म होते हैं बेटा पूरे प्रोसेस के। यहां पे हमारा 139(1) सेक्शन भी कंप्लीट होता है 2 मिनट्स के अंदर। यहां से शुरू किए थे अपन ने पढ़ना अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी। एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर एट फर्स्ट AGM। Second point, the auditor shall hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion of 6th AGM and thereafter till every 6th AGM। ये हो गया मेन लॉ। इसके बाद सब प्रोसीजरल है, सब प्रोसीजरल है। तो मैनर क्या है अपॉइंटमेंट का, ये सब प्रोसीजरल है बेटा। जितना आखिरी तक पढ़ा है वो सब प्रोसीजरल है। जो कंपनियों में ऑडिट कमिटी नहीं होती वहां पे बोर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है मेंबर्स को रिकमेंड करने के लिए, और जहां ऑडिट कमेटी होती है वहां ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है बोर्ड को और फिर बोर्ड मेंबर को। ऑडिट कमेटी या बोर्ड क्या कंसिडर करते हैं? वो लोग एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कंसिडर करते हैं। नंबर 2, वो लोग ये देखते हैं कि जो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स वगैरह है ऑडिटर के अगेंस्ट में ऑर्डर्स में उसको कंसिडर करते हैं, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वो मांगते हैं। वो इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था, इस बॉक्स से इस बॉक्स।
इसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ाया कि ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना है, तो लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना है। पब्लिक कंपनी को तब अपॉइंट करना है जब 3 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर। प्राइवेट कंपनी को नहीं अपॉइंट करना है, कभी नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग ये प्रोसेस पढ़ना शुरू किए थे, तो ये थोड़ा सा मैं डायग्राम से बताया था आपको, ये डायग्राम ही खोल देता हूं वापस बेटा एक बार। ये देखिए, ये डायग्राम में कैसे पढ़े थे, अगर कोई कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर बढ़िया है, बोर्ड ही रिकमेंड करेगा। और अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी पहले बोर्ड को रिकमेंड करेगा, बोर्ड अगर अग्री होता है तो फिर बोर्ड मेंबर्स के सामने एजीएम में वो रिकमेंडेशन देगा। और इसमें अगर बोर्ड अग्री नहीं होता तो फिर बोर्ड ना वो रिकमेंडेशन को रिफर बैक कर देगा। और इसमें अगर ऑडिट कमेटी रिफ्यूज कर देती है रिकमेंडेशन को रिकंसिडर करने से रिफ्यूज कर देती है, तो उस केस में अगर बोर्ड अग्री हो गया तो फिर तो मेंबर को वो दे देगा रिकमेंडेशन। और अगर बोर्ड अभी भी रिफ्यूज करता है तो ये सबसे खास पॉइंट है, इसमें बोर्ड अपना खुद का रिकमेंडेशन डालेगा मेंबर को और रीजन बताएगा साथ में कि क्यों उनको ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं समझ में आई। तो ये हो गया एक पॉइंट। और उसके बाद मैं फॉर्मेलिटी के 2 पॉइंट पढ़ाया हूं कि अपॉइंटमेंट के पहले ऑडिटर को फॉर्मेलिटी करनी है और अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी को। ऑडिटर को क्या फॉर्मेलिटी करनी है, एक कंसेंट देना पड़ेगा, साथ में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में 4 बातें लिखनी पड़ेगी। और अपॉइंटमेंट होने के बाद कंपनी ऑडिटर को तुरंत इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि एजीएम में हो सकता है नया ऑडिटर हो नहीं, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि बधाई हो, एजीएम में आपका अपॉइंटमेंट हो गया। वो तुरंत करना है। और आरओसी को नोटिस फाइल करनी है 15 डेज के अंदर, उस एजीएम के 15 डेज के अंदर। ओके सर, बस इसके बाद की चीज बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। क्लास ओवर।